गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतने दिन हम ऑफलाइन क्लासेस में क्लास में पढ़ रहे थे। अब समय के अकॉर्डिंग हम अब ऑनलाइन क्लासेस लेने जा रहे हैं। चैप्टर 15 चैप्टर 19 हम पढ़ चुके हैं। अब हम चैप्टर 16 पे आते हैं। साइबर विश्व में आपका स्वागत। ठीक है, पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ पढ़ते हैं कि आज इस संचार क्रांति के युग में जी रहे हैं, है ना। संचार के साधन बहुत सारे हैं और हम इस संचार के साधन के युग में जी रहे हैं। कौन कौन से संचार के साधन, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, इंटरनेट, संचार, ग्रह आदि इस संसार क्रांति के आधार स्तंभ हैं। इन सब ने मिलकर पूरी दुनिया के लोगों को आपस में जोड़ने का कार्य किया है। आज जब ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है तो हम अभी किसके मोबाइल फोन के माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, ये भी संचार का साधन, कम्युनिकेशन का साधन है। ठीक है, युवाओं के लिए यह किसी उपहार से कम नहीं है, क्योंकि इनके कारण सारी सूचनाएं उनकी मुट्ठी में आ जाती। हालांकि बहुतों के लिए यह एक व्यसन बन गया, यानी लत हो गई इसकी, जिसका खामियाजा हमें कई तरह से उठाना पड़ रहा है। फिर भी आम लोग नेट को लेकर काफी रोमांचित, यानी नेट के बिना रह नहीं सकता है। नेट के द्वारा मनुष्य कई चीजें ऐसी होती हैं जो उनको पता नहीं होती है और वो उस पर सर्च करके उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रस्तुत पाठ कौन सा, साइबर विश्व में आपका स्वागत। प्रस्तुत पाठ एक विज्ञान संबंधी लेख है जिसे हमने सिकुड़ता हुआ ब्रह्मांड नामक पुस्तक से लिया है। आज के व्यावसायिक विश्व में यह विश्वास करना कठिन है कि किसी के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी कमजोर से कमजोर, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, वो भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा, लेकिन पहले वो इंटरनेट जरूर लेगा, उसके बिना रह नहीं सकता। यह कहना बेहतर होगा कि इंटरनेट सभी लोगों की पहुंच में है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट का उपयोग कर सकता है, बशर्ते उसके पास कुछ न्यूनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाएं उपलब्ध हो। इंटरनेट का लगातार विस्तार हो रहा है और इसमें अधिक से अधिक लोगों के लिए हमेशा जगह होती है। हम सबके लिए क्या है, आइए इन सब और इनसे मिलते जुलते प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। ये लेख लिखने वाले कौन हैं, तपन भट्टाचार्य, है ना। लेख, रिपोर्टाज, कहानी, इन सबको लिखने वाले लेखक होते हैं और काव्य पद्यात्मक जो रचनाएं होती हैं उनको लिखने वाले कवि कहते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और चैप्टर निकालेंगे। मैं जैसे जैसे पढ़ रही हूँ आपकी उंगली भी उसी के ऊपर होनी चाहिए और ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। नया चुनौतीपूर्ण संसार। कंप्यूटर के पारंपरिक उपयोगकर्ता के लिए इंटरनेट अत्यंत भ्रामक और प्रायः रोमांचक होता है। उपयोगकर्ता मतलब जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उनके लिए इंटरनेट बहुत ही भ्रामक और रोमांचक, यानी हमें खुशी प्रदान, प्रसन्नता देने वाला, रोमांचकारी होता है। कंप्यूटर का एक आम उपयोगकर्ता आमतौर पर वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, अनेक प्रकार के डेटाबेसों और स्प्रेडशीट प्रबंधन, ग्राफिक्स यानी लेखा चित्रों के उपयोग, जीवन चित्रों के साथ अथवा उनके बिना आदि का अभ्यस्त होता है। हो सकता है वो मल्टीमीडिया से भी परिचित हो, परंतु हम कंप्यूटर पर जिस तरह के सामान्य कार्यों के अभ्यस्त होते हैं, अभ्यस्त मतलब आदि, है ना। कंप्यूटर पर हम जिस सामान्य कार्यों के लिए अभ्यस्त होते हैं, इंटरनेट इन सब से बिल्कुल अलग प्रकार का है। यह न तो कोई प्रोग्राम है, कौन, इंटरनेट न तो कोई प्रोग्राम है और ना ही कोई सॉफ्टवेयर, ना ही कोई हार्डवेयर का भाग है और ना ही एक वस्तु है। यह तो एक पूर्ण प्रणाली है ना। वास्तव में यह कुछ ऐसा है
जिसमें ये सभी समाहित होते हैं और साथ में उससे भी कुछ अधिक होता है। यानी यह क्या है, इसके अंदर ये प्रणाली भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है, वस्तु भी नहीं, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर ये सभी चीजें समाहित होती है, संग्रहित होती है। ठीक है। वास्तव में नेट कंप्यूटरों का एक नेटवर्क है जो व्यक्ति को एक ऐसे विश्व में विचरण का मार्ग उपलब्ध कराता है। विचरण मतलब घूमना, भ्रमण करना। तो नेट क्या है, कंप्यूटर का एक नेटवर्क है जो व्यक्ति को एक ऐसे विश्व में घुमाता है जहां उसके लिए कंप्यूटरों की भंडारित सूचनाएं खजानों तक पहुंचने के द्वार अचानक ही खुल जाते हैं। भंडारित इकट्ठी की गई जितनी भी सूचनाएं हैं उस तक पहुंच जाते हैं, किसके माध्यम से, नेट के माध्यम से। इंटरनेट में विचरण के लिए आप जिस प्रकार की सूचना देखना अथवा प्राप्त करना चाहते हैं उसी के अनुसार आपको विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। हमें जिस प्रकार की सूचना लेनी है हमें उससे संबंधित प्रोग्राम ही चलाना पड़ेगा। जैसे हमने अभी आपको क्रिसमस डे पर क्रिसमस डे का आपका सेलिब्रेशन हुआ था, तो आपको कुछ बनाने के लिए दिए थे, तो आप अपने नए आइडियाज कहाँ से सर्च किया, आपने नेट के माध्यम से। तो आपने कौन सा खोला, उसी का नेम डाल के खोला होगा जब भी आपको मिला। क्या आपने डेटा फाइल खोली क्या या कुछ और खोला क्या, उसमें नहीं मिलेगा। हमें जिस विषय से संबंधित सूचना इकट्ठी करनी है तो उसी विषय से संबंधित हमको वो प्रोग्राम खोलना पड़ेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए आपको ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। डेटा फाइल्स प्राप्त करने के लिए दूसरा प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। एक साथ कई लोगों के साथ फैंटेसी खेल खेलने के लिए तीसरा प्रोग्राम, और इस तरह अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। आपने इस लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत सारे गेम्स भी खेले, तो आपने क्या किया, उसी से संबंधित आपने प्रोग्राम खोला जब भी आप खेल पाए। स्वतंत्र रूप से उपलब्ध सरकारी दस्तावेज, वैज्ञानिक आंकड़े, शौकिया लोगों की सूची, व्यापारिक और वैयक्तिक विज्ञापन, वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत, जो सार्वजनिक नहीं होता है, तो वैयक्तिक विज्ञापन, मौसम तथा शेयर बाजार संबंधी आंकड़े और अन्य सूचनाएं इसमें शामिल हैं। नेट के माध्यम से विचरण करते समय आप विभिन्न प्रकार की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। नेट पर आप दूसरों को निःशुल्क अथवा शुल्क लेकर जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। आप फ्री में भी करवा सकते हो, बिना शुल्क के, और शुल्क लेकर भी विभिन्न प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नेट पर आप दूसरों को निःशुल्क अथवा शुल्क लेकर जानकारी उपलब्ध करा सकते हो। नेट पर आप दूसरों से मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, यह जाने बिना कि वह व्यक्ति पुरुष है अथवा महिला, लंबा है या छोटा, हिंदू है या मुस्लिम, एशियाई है अथवा अमेरिकी, काला है या गोरा, और बहरा है या गूंगा। हम जानते नहीं कि वो कौन है, लेकिन हम इस इंटरनेट के माध्यम से बात करते हैं। वास्तव में इंटरनेट किसी जाति, धर्म, लिंग अथवा विश्वास से परे सही मायने में समाजवाद और सार्वभौमिकता का द्योतक है। सार्वभौमिकता मतलब समस्त पृथ्वी पर जो रहने वाले हैं उसका द्योतक, उसका सूचक है। इतनी सारी सेवाओं और सुविधाओं की उपलब्धता के कारण इंटरनेट का वर्णन करना वास्तव में काफी कठिन होता है। यह किसी विशाल, विस्तृत और लगातार फैलते जा रहे महानगर की तरह है ना। जिस प्रकार महानगर में अनेक गांव, अनेक तहसीलें है ना, वो जिले होते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेट भी क्या है, एक बड़ा, बहुत बड़ा रूप है जिसमें छोटे छोटे उसके विभाग सम्मिलित होते हैं। तो ये एक महानगर की तरह है, विशाल, विस्तृत और लगातार फैलते जा रहा है महानगर की तरह है, जिसमें वह सब कुछ उपलब्ध है जो किसी शहर में अवश्य होना चाहिए। एक ऐसे शहर में आप उसके परिवेश, उसके प्राकृतिक दृश्यों, उसकी जलवायु, उसके मौसम, उसकी सड़कों और गलियों, उनकी गगनचुंबी इमारतों और झोपड़पट्टियों, उसके स्टोरों, सुपर बाजारों, उसके थिएटरों और कला दीर्घाओं, दीर्घाओं मतलब गैलरी है ना, और कला दीर्घाओं, उसके डॉक्टरों और उनके रोगियों और उनके निवासियों और उनकी सरकार, उनके पुलिस बल और जिन अपराधियों से वे निपटते हैं उनके बारे में आप बातचीत कर सकते हैं। यह सूची वस्तुतः अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं होता है, वह है अनंत। इंटरनेट कोई वस्तु नहीं है, इसके कई भाग हैं जो आपस में मिलकर उनकी रचना करते हैं। अभी आपको पता है इंटरनेट कोई वस्तु नहीं है,
वास्तव में यह अपने आप में एक पूरा विश्व के समान है। जब आप इस नए चुनौतीपूर्ण विश्व में यात्रा करते हैं तो आप अनेक वस्तुओं को देखते हैं, उनके संपर्क में आते हैं। इनमें अनेक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें आपने पहले कभी ना देखा होता और ना कल्पना की होती है। इनमें से कुछ उग्र तो कुछ सौम्य और कुछ शांत, परंतु सभी सर्वथा नवीन और रोमांचक होती हैं, नए नए। आप नेट में विभिन्न प्रकार के वाहकों का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते हैं। विभिन्न प्रकार के अनेक प्रकार के वाहक यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने का एक साधन वाहक है ना, उस पर विचरण करते हैं। हो सकता है अनेक तथागत कंप्यूटर अथवा संचार विशेषज्ञ उस समय आपकी कोई सहायता न कर पाए। जब आप किसी टेढ़ी परिस्थिति में फंस जाए और आप इस बात के प्रति भी तब आश्वस्त नहीं सोच सकते कि आपने इंटरनेट के माध्यम से विचरण करते समय जिन बातों को देखा है अथवा जिनका अनुभव किया, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास पर्याप्त चल फिल्में अथवा वीडियो टेप है या नहीं आदि। आश्वस्त मतलब भरोसा प्राप्त, ठीक है। सबसे हास्यास्पद बात यह है कि यदि किसी ने इंटरनेट का अनुभव नहीं किया है तो जब आप इंटरनेट पर विचरण करके उसके बारे में लोगों को बताएंगे तो कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन यह तभी होगा जब आप दूसरों को अपनी कहानियां सुनाने की स्थिति में होंगे और इंटरनेट पर विचरण के अपने अनुभवों को बहुत अधिक स्तब्ध नहीं होंगे, यानी चुप, बिल्कुल स्थिर। साइबर स्पेस। अब इंटरनेट के बारे में हमने अभी अध्ययन किया। इंटरनेट का बहुत ही हास्यास्पद एक संपूर्ण विश्व के समान है, एक महानगर के समान है जिसके अंदर सभी समाहित थे और इस पर नवीन नवीन सूचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो यह एक चुनौतीपूर्ण विश्व है। अब हम पढ़ते हैं साइबर स्पेस। अब साइबर स्पेस क्या होता है? वास्तव में नए विश्व से भी कहीं कुछ अधिक है। यह एक अनोखी जगह है, एक ऐसी जगह जो वास्तविक है परंतु फिर भी हमारी निरंकुश कल्पनाओं से भी अधिक विलक्षण है। निरंकुश, जिस पर कोई भी अंकुश न हो, है ना, जिस पर कोई भी बंधन न हो अपने मनमानी करने की इच्छा, वो है निरंकुश। विलक्षण, अनोखा, एक जगह जिसे हम साइबर स्पेस के नाम से जानते हैं। साइबर स्पेस में ऐसा कुछ नहीं जिसे हम नहीं जानते। हम में से अधिकांश की साइबर स्पेस के बारे में वास्तव में कुछ जाने बिना ही उसका अनुभव है। जब आप अपने किसी नजदीकी व्यक्ति को टेलीफोन करके उससे बात करते हैं, चाहे वह आपकी माँ हो, पत्नी हो या बेटा अथवा कोई घनिष्ठ मित्र, तब आप उस समय वास्तव में साइबर स्पेस में होते हैं, है ना। जब हम किसी से बात करते हैं टेलीफोन पर तब हम अपनी वास्तविक दुनिया भूल जाते हैं और उस समय हम किसमें होते हैं? साइबर स्पेस यानी एक काल्पनिक दुनिया में होते हैं। आप उस व्यक्ति से इस तरह बात करते हैं मानो वो आपके सामने बैठा हो। जब आप वीडियो कॉलिंग भी करते हो ना तो हमें कैसा महसूस होता है? जैसे कि वो हमारे सामने ही बैठा है, ठीक है। तो हम उस समय हम अपनी वास्तविक दुनिया भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे से बात करते रहते हैं। वह वास्तव में आपसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर हो। आश्चर्य की बात है, परंतु साथ ही उतनी सच भी है कि एक छोटा सा टेलीफोन उपकरण अपने सहयोगी संचार तंत्र के साथ मिलकर आपको यह एहसास करा देता है कि आप दूसरी दुनिया में हैं, यानी साइबर स्पेस में। छोटा सा उपकरण, उपकरण मतलब साधन, यंत्र। जब तक आप टेलीफोन पर दूसरे से बात कर रहे होते हैं, कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से आप अपने आसपास के वास्तविक संसार के बारे में भूल जाते हैं। जब हम टेलीफोन पर बात करते हैं ना तब हमको क्या लगता है? हम इस दुनिया में कुछ अलग ही बातें करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे टेलीफोन का कनेक्शन कट हुआ हम वापस अपने पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं, उसी दुनिया में आ जाते हैं। कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से आप अपने आसपास के वास्तविक संसार के बारे में भूल जाते हैं और टेलीफोन वार्ता की अवधि में आप साइबर स्पेस में रच बस जाते हैं, यानी उसमें ही हम रम जाते हैं। और जैसे टेलीफोन का संपर्क टूटता है साइबर स्पेस लोग यानी गायब हो जाता है।
आपको साइबर स्पेस में रहने का ऐसा ही विलक्षण अनुभव उस समय भी होता है जब आप अपने घर में अथवा किसी वीडियो पार्लर में पारस्परिक क्रिया वाला कोई वीडियो गेम खेल रहे हो। अमेरिका के विज्ञान कथा लेखक विलियम गिब्सन, कहाँ का ये? अमेरिका का विज्ञान कथा लेखक विलियम गिब्सन को उस समय ऐसा ही महसूस हुआ जब 1980 के दशक के आरंभिक वर्षों में वे कनाडा के वैंकूवर शहर में एक वीडियो आर्केड के पास से होकर गुजर रहे थे। आर्केड के भीतर खिलाड़ी अपनी अपनी वीडियो मशीनों पर इतने मनोयोग से तल्लीन होकर इस तरह झुके हुए थे जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में जी रहे। सन 1984 में गिब्सन ने अपने प्रसिद्ध विज्ञान कथा न्यूरोमैंसर लिखी, जिसमें उन्होंने इन्हीं खिलाड़ियों के बारे में लिखा। अब इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी, कथा कौन सी लिखी थी? न्यूरोमैंसर। इनमें इस न्यूरोमैंसर में उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में लिखा था जो क्या करते बड़े ध्यान से मनोयोग यानी बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर उसमें टूटे पड़े थे और बड़े ध्यान से तल्लीन होकर उसे देख रहे थे। इनमें एक ऐसा विश्वास पनप गया था कि स्क्रीन के पीछे किसी प्रकार की कोई वास्तविक जगह है जिसे आप देख नहीं सकते, परंतु आप जानते हैं कि वहां कुछ है। गिब्सन ने इस जगह या स्थान को साइबर स्पेस की संज्ञा दी, साइबर स्पेस की, और इस स्थान को गिब्सन ने क्या नाम किया? साइबर स्पेस। अच्छा, संज्ञा क्या होता है? नाम। हम जब संज्ञा पढ़ते हैं तब हमने क्या बोला? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो कुछ भी हो, हम नाम को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। जिसका उन्होंने अपनी अनेक विज्ञान कथाओं को लिखने में पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल किया। उपसर्ग साइबर मूल रूप से साइबरनेटिक्स शब्द से लिया, जिसका अर्थ है वह विज्ञान जो जीवित वस्तुओं अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली जैसे कंप्यूटर के कार्यों में स्वचालित संचार और नियंत्रण की तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित है। यह शब्द ग्रीक भाषा के शब्द काइबरनेटिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक परिचार अथवा ऐसा व्यक्ति जो पतवार पर होते हुए दिशा निर्देश देता है, और इसलिए ऐसा व्यक्ति संचार करता है और नियंत्रण करता है। नेटिजन और इंटरनेट जिस सरलता से इंटरनेट का उपयोग करते हैं उससे साइबर स्पेस को बहुत ख्याति मिली। नेट जहां दो सूचना अनेक संचार नेटवर्कों और मार्गों से होकर प्रवाहित होती है, बहती है, निकलती है, साइबर स्पेस का अत्यंत देदीप्यमान उदाहरण है। यानी देदीप्यमान प्रकाशित उदाहरण है, प्रकाशमान। परंपरागत वैज्ञानिकों को चुनौती देते हुए अब हमारे पास 3 भौतिक स्पेस आयामों और एक समय आयाम के अलावा एक 5वां आयाम भी है, और वह है वास्तविक न होते हुए भी उतना ही वास्तविकता का आभास देना। तो आभास देता मतलब हमें उसका क्या कराता है? महसूस। आभास मतलब महसूस कराना। दैनंदिन विश्व में जो घटित हो रहा है वह साइबर स्पेस में भी हो सकता है। दैनंदिन यानी रोजमर्रा के जीवन में, दैनिक जीवन में जो घटित हो रहा है वो है आपका साइबर स्पेस में भी हो सकता है। किसी धातु को मिलाना वो है घटित। फिर भी वह सामान्य विश्व से जिसमें हम रहते हैं बिल्कुल ही भिन्न प्रकार का है। यह तथा बहुत से अन्य रोचक घटक ही साइबर स्पेस को इतना रोमांचक बना देता है। घटक क्या होता है? वह वस्तु जिसके मेल से कोई पदार्थ बना हो। संभवतया यही कारण है कि इसके बावजूद कि हम में से अधिकांश को यह मालूम ही नहीं है कि साइबर स्पेस कहाँ है। अधिकांश लोगों को यह नहीं मालूम है कि साइबर स्पेस कहाँ है। हम सभी वहां जाने के लिए उतावले हैं। नेट में तेजी से होने वाला विस्तार और इसकी बढ़ती लोकप्रियता इस आकांक्षा का निश्चित प्रमाण। आकांक्षा यानी तीव्र इच्छा, जानने की इच्छा। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर अथवा सूचना विनिमय यानी सूचना विनिमय नहीं, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाला, यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर अथवा सूचना विनिमय से संबंधित
दूर की भी कोई बात करे तो उपसर्ग साइबर इन सभी बातों में तकिया कलाम बन जाता है। वर्तमान पत्रिकाओं में इस प्रकार के वाक्य दिखना कोई असाधारण बात नहीं है। जैसे हमारे संसार तथा साइबर स्पेस में साइबर दुष्टों, साइबर अपराधियों, साइबर फूड़ों और साइबर फफूंदों का उपद्रव इतना अधिक है, उपद्रव मतलब आतंक इतना अधिक है कि साइबर पुलिस के लिए ज्ञात साइबर तकनीकों की सहायता से उन्हें पकड़ पाना और लाखों करोड़ों साइबर नाटों के मन से, यानी जिनमें से अनेक साइबर भय को निकाल बाहर करना पूरी तरह असंभव। अब हम पढ़ेंगे साइबर स्पेस में कॉफी पी। ठीक है, लगभग एक शताब्दी पूर्व अनेक यूरोपीय देशों, विशेष रूप से पेरिस यानी फ्रांस में सड़कों के किनारे स्थित कैफेटेरिया और कॉफी हाउस बुद्धिजीवियों और पढ़े लिखे वर्ग के लोगों, कवियों, कलाकारों, लेखकों, दार्शनिकों और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के लिए भी नियमित बैठक की जगह हुआ करती थी। यानी इसमें कॉफी और साइबर स्पेस में यानी कॉफी पीने कौन जाता है? कॉफी हाउस में कौन? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग ही। कौन बुद्धिजीवी लोग कौन होते हैं? जिसमें दिमाग बुद्धि की बातें करें वो है बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे वही लोग। तो एक टाइम था जब वहां पर इनकी बैठकें हुआ करती थी, किनकी? बुद्धिजीवी लोगों की, साइबर कॉफी हाउस में। समय के साथ साथ ये छोटी जगह नए और अब तक अन्वेषित विचारों, संकल्पनाओं और खोजों के जन्म स्थल बन गए। धीरे धीरे क्या हुआ? इनका स्थान बदल गया, है ना? नए नए विचार आ गए। इनमें से अनेक के परिणाम स्वरूप यूरोप की प्रारंभिक 20वीं शताब्दी की कला और संस्कृति ने जन्म लिया। 20वीं शताब्दी, अब शताब्दी क्या होता है? 100 वर्ष, दशक 10 वर्ष और शताब्दी को कहते हैं हम 100 वर्ष। इन छोटे कॉफी हाउसों ने, जहां का वातावरण उन दिनों में अनौपचारिक, सुखद और मौलिकता का प्रेरक, वास्तव में साइबर स्पेस के परिवेश को जन्म देने में सहायता की कॉफी हाउस में आने पर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति अपने दैनिक संघर्षमय जीवन को घेर कर रखने वाले जीवन की कठोर वास्तविकता को भूल जाता है। अब साइबर स्पेस में यहाँ कॉफी पीने जाता है तो क्यों? वहां पर अपने सुकून पाने के लिए जाता है, अपने मन को शांति प्रदान करने के लिए जाता है। जब वो संघर्ष में जी रहा होता है, टेंशन में जी रहा होता है, तो वो क्या करता है? सुकून पाने के लिए, उस टेंशन से थोड़ी देर दूर होने के लिए वो साइबर स्पेस में कॉफी पीने के लिए चला जाता है। अब क्यों, क्या होता है वहां पर? देखिए, अपने गद्यात्मक लेखों, कविता और चित्रकारी अथवा संगीत की अभिव्यक्ति के माध्यम से नए चुनौतीपूर्ण विश्व के बारे में सोचने लगता है। वहां पर पहले क्या होता था? छोटे छोटे स्थानों में जब बैठकें लगी होती तब कॉफी का मजा लेते रहते थे और वहां पड़ी मैगजीन, है ना, कहानी, किससे पढ़ते थे। लेकिन अब क्या होता है कि ये मैं आगे बताऊंगी कि अब स्थिति चेंज हुई। शायद वहां पर जाने के लिए वो जब संघर्ष में जी रहा होता है, टेंशन में जी रहा होता है, तो वहां जाकर एक प्याला कॉफी के साथ वो खेल के माध्यम से, कविता के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से उसको पढ़ते रहते हैं और अपने थोड़ी देर के लिए उस टेंशन को भूल जाते हैं। उसके तथा उसके जैसे अनेक व्यक्तियों के लिए उन सस्ते कॉफी हाउसों में साइबर स्पेस का छलावा संसार मौजूद होता था। छलावा यानी भ्रमपूर्ण या भ्रामक स्थिति। ये कॉफी हाउस शहर की सैकड़ों सड़कों और गलियों के किनारे अव्यक्त रूप से स्थित होते थे। अच्छा, ये कॉफी हाउस शहर की किसी सकड़ी सड़कों यानी गलियों के किनारे, है ना, अव्यक्त रूप से स्थित होते हैं। अव्यक्त यानी जिसको प्रकट नहीं किया जाता है। वह युग बहुत पहले बीत चुका है। अब उन कैफेटेरिया और कॉफी हाउसों का स्थान अनौपचारिक और महंगे रेस्तरां ने ले लिया, जहां बुद्धिजीवियों और बुद्धिमानों का नियमित जमावड़ा दिखाई देना आसान नहीं है। महंगे रेस्तरां में अब सामान्य लोग, अगर बुद्धिजीवी भी है और सामान्य लोग होगा, लेकिन जब उसका आर्थिक स्तर कमजोर होगा तो इस महंगे रेस्तरां में वो कॉफी पीने नहीं जाएगा। तो अब वहां पर भीड़ कम होने लग गई।
बैठक की इन सस्ती जगहों के साथ साथ संभवतः लोगों की वह जमात भी अब गायब हो गई। वे अब एक महत्वपूर्ण विभिन्नताओं के साथ अनेक स्थानों पर 20वीं शताब्दी के उन प्रारंभिक दिनों के वातावरण को पुनर्जीवित करना चाहता है। यानी पुनर्जीवित करना प्रारंभिक दिन, जब पहले ऐसा कॉफी हाउस हुए थे तो उस वातावरण को वापस जीवित करने के लिए, यानी यूरोप के इतिहास का 14वीं से 16वीं शताब्दी का वह काल जब कला और साहित्य के नए अनुसंधान तथा विकास से नई चेतना उत्पन्न हुई, जिसकी आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। ये पुनर्जागरण और पुनर्जीवित होता है, नई वापस जो स्थिति पहला थी उसको वापस उसी स्थिति में लाना, वो होता है पुनर्जीवित। अमेरिका में बॉस्टन स्थित हार्वर्ड स्क्वायर में अब एक नया कॉफी हाउस खुला है। कहाँ खुला? अमेरिका के। कहाँ पे? बॉस्टन में स्थित हार्वर्ड स्क्वायर में, है ना। ये कहाँ पे? अमेरिका में, जिसे साइबर स्मिथ नाम से जाना जाता है। और हम उसको किस नाम से जानते हैं? साइबर स्मिथ। यह कैफे उन लोगों के मिलने की एक जगह बन गया है जो बिना कंप्यूटर खरीदे साइबर स्पेस में विचरण करना चाहते हैं। अब साइबर स्पेस में विचरण करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ये नहीं बोलती है कि हम कंप्यूटर खरीद सकते हैं। तो जो कंप्यूटर नहीं खरीदना चाहते हैं और साइबर स्पेस में विचरण करना चाहते हैं, वो इन कैफे में जाते हैं। और कैसे होता है देखिए, वहां के ग्राहक किसी किताब के पन्नों के स्थान पर कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी महान लेखक की रचना को पढ़ते समय एक प्याला कॉफी पी सकते हैं। और वहां पर जाकर क्या करते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि हर टेबल पर, वहां पर कैफे में, महंगे रेस्टोरेंट में, हर टेबल पर कंप्यूटर लगा होता है, वो नेट से कनेक्ट होता है और उसमें अपने मन चाहे सूचनाएं प्राप्त करना, मन चाहे गेम खेलना, मन चाहे रचना पढ़ना, इसके साथ आराम से कॉफी पीते जाते हैं और इनके साथ उस साइबर स्पेस में विचरण करते हैं। साइबर स्पेस की सारी मेजों पर पर्सनल कंप्यूटर लगे और वे सभी इंटरनेट से जुड़े। अभी बताया, यह एक ऐसी जगह है जहां लोग एक प्याला कॉफी की चुस्कियां लेते हुए विभिन्न कंप्यूटर उपकरणों की सहायता से इंटरनेट पर शेक्सपियर की पंक्तियों को पढ़ने से लेकर प्रभावशाली पेंटिंग का मजा भी लेने और खेल कूद का कार्यक्रम जानने जैसे हर तरह के काम कर सकते हैं। ऐसे ही कैफेटेरिया और कॉफी हाउस ब्रिटेन तथा अन्य स्थानों में भी खुलते जा रहे हैं। ये संभवतः 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में यूरोप के शहरों की गलियों में पाए जाने और मूल्यवान सांस्कृतिक पुनर्जागरण को जन्म देने वाली कॉफी हाउसों की आधुनिक संतति है। पुनर्जीवित और पुनर्जागरण, अभी आपको पहले अंतर बताया। पुनर्जीवित यानी जो स्थिति पहले थी उसको वापस उस स्थिति में लाना, वो है पुनर्जीवित। और पुनर्जागरण क्या होता है? यानी कि वह काल जब कला और साहित्य के नए अनुसंधान तथा विकास से नई चेतना उत्पन्न हुई, जिससे आधुनिक युग का वापस प्रारंभ हुआ, वह है आपका पुनर्जागरण। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर तो आपको पीडीएफ में भेज देंगे, जिससे आपको क्वेश्चन आंसर पॉजिटिवली करने हैं, स्वच्छ और सुंदर आइडिया में, शुद्धता के साथ। ठीक है, अब हम एमसीक्यूज करते हैं। इंटरनेट क्या है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पूर्ण प्रणाली या इन सभी का समन्वित रूप? तो ना तो ये सॉफ्टवेयर है, ना हार्डवेयर है, ना पूर्ण प्रणाली है। पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो ये क्या? इन सबका मिला जुला रूप। इंटरनेट पर इच्छित सूचना प्राप्त करने के लिए क्या चलाना पड़ेगा? हमें उससे संबंधित प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, है ना। ना तो ईमेल से हम हर सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ना फाइल से, ना डेटा से। विलियम गिब्सन कहाँ के विज्ञान कथा लेखक थे? चीन के, अमेरिका के, इंग्लैंड के या पाकिस्तान के? ना तो इसमें चीन आया, ना इंग्लैंड आया, ना पाकिस्तान आया, वो तो अमेरिका के विज्ञान कथा के लेखक थे। गिब्सन ने अपने प्रसिद्ध विज्ञान कथा न्यूरोमैंसर कब लिखी थी? 1984 में। काइबरनेटिक्स का क्या अर्थ है? काइबरनेटिक्स एक परिचालक है ना, जो पतवार की तरह दिशा निर्देश करता है। साइबर स्पेस के परिवेश को जन्म देने में कहाँ का वातावरण प्रेरक था? कॉफी हाउसों का।
साइबर स्मिथ सबसे पहले कहाँ खुला था? बोस्टन में। साइबर स्मिथ की मेजों पर क्या लगे होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। पहले मैगजीन्स वगैरह उनके पन्ने पलटना पड़ता था, लेकिन अब साइबर स्मिथ में हर टेबल पर कंप्यूटर लगे होते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, राइट हो। नेट पर आप दूसरों से मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। इंटरनेट नेट किसी विशाल, विस्तृत और लगातार फैलते जा रहे महासागर की तरह है, राइट। इंटरनेट कोई वस्तु नहीं, इसके कई भाग हैं जो आपस में मिलकर उसकी रचना करते हैं, गलत। गिब्सन 1980 के दशक के आरंभिक वर्षों में कनाडा के वैंकूवर शहर में वीडियो ऑर्किड के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने सबसे पहले साइबर स्पेस को अनुभव किया था, गलत। नेटिजन और इंटरनेट जिस सरलता से इंटरनेट का उपयोग करते हैं उससे साइबर स्पेस को बहुत ख्याति मिली, गलत या राइट? राइट, क्योंकि नेटिजन और इंटरनेट जिस सरलता से इंटरनेट का उपयोग करते हैं उससे साइबर स्पेस को प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, तो ये राइट है। अब उन कैफेटेरिया और कॉफी हाउसों का स्थान सिनेमाघरों ने ले लिया? नहीं। अमेरिका के बॉस्टन स्थित हार्वर्ड स्क्वायर में अब एक नया कॉफी हाउस खुला है, राइट। यह कैफे उन लोगों के मिलने की एक जगह बन गया है जो कंप्यूटर खरीदकर साइबर स्पेस में विचरण करना चाहते हैं। ओके, अब है शब्द कौशल। शब्द कौशल में आदत शब्दों की सूची आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, तो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, विलोम शब्द लिखिए। उपलब्ध, अनुपलब्ध, अभ्यस्त, अनभ्यस्त, सामान्य, विशेष, विस्तृत, संकीर्ण, विशेषज्ञ, अल्पज्ञ। विशेषज्ञ क्या होता है? जो बहुत कुछ जानता है वो विशेषज्ञ, अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता है वो अल्पज्ञ। न्यूनतम, अधिकतम, समाहित, पृथक, इकट्ठा, समाहित मतलब इकट्ठा, पृथक मतलब अलग। वैयक्तिक, सार्वजनिक, वैयक्तिक मतलब पर्सनल, व्यक्तिगत, और सार्वजनिक यानी आम। सौम्य, कठोर, वास्तविक, अवास्तविक। ओके, ये आपका चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।